तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग और अच्छी तरीके से इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उन सभी प्रश्नों की बात करूंगा जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है ना, सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, और जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं ना, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लाया गया है जो आपके एग्जाम में 2024 में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी मेरे प्यारे दोस्त, हम बात करेंगे यहाँ पर हम जीव विज्ञान की बात करें। किसकी बात करेंगे? जीव विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक है ना, 2024 में आने वाले प्रश्न जो आपके लिए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है ना, और साथ साथ आप लोग भी उत्तर देते चलिएगा, अच्छी तरीके से समझते चलिएगा कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड का वो भाग जहां पर क्या जुड़ा होता है? बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शन, निभाग, नाभिक या हाइलम या केंद्रक या माइक्रोपाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्त? बी आपका आंसर हो जाएगा। बीजांड यानी ओविल होता है या स्थान बीजांड गृह गृह ठीक है ना, गृह गुहा द्वारा, ठीक है ना, गुहा होता है। ठीक है ना, यहाँ आपका होता है, ठीक है ना, होता है जिसे नाभिक या हाइलम कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निभाग पाया जाता है, निभाग कहाँ पाया जाता है आपको बताना है? परागण में, परागण में या परागकण में, बीजांड में या भ्रूणपोष में या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी बीजांड में पाया जाता है निभाग। अगर क्वेश्चन अगर से पूछ लिया, ये भी देखो 2020 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग तैयार रहिएगा कल के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम अब बिल्कुल भी नजदीक है। तो बस आप वीडियो को देखिए, अगर चाहते हैं तो फॉरवर्ड वाइज में देख सकते हैं, लेकिन आपको इसको रिवाइज करके जाना है। ठीक है ना, देखिए बीजांड जो होता है, बीजांडसन का एक वृंत यानी तंतु द्वारा क्या होता है, जुड़े रहते हैं, जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड वृत्त यहाँ पर होना चाहिए, बीजांड वृत्त कहा जाता है। बीजांड का निन्नत से जुड़ने वाले स्थान को हाइलम कहते हैं। यहाँ पर निन्नत नहीं, निभाग से क्या हो जाएगा? निभाग, क्या? निभाग से जुड़ने वाले स्थान को हाइलम कहते हैं। एवं बीजांड के आधार को निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग इसको कहते हैं। और बीजांड द्वार में भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा, कल्लिका के द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, या मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई आंसर आपको बताना है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, चल बीजाणु द्वारा कुशाभिक अलैंगिक संरचना होती है जिसका निर्माण उस्पेरेजियम से होता है। उदाहरण जैसे क्लाइमोडोमास, करीगोमिनियस और करेटोफेरा। ठीक है ना, करेटोफोरा, ठीक है ना, आदि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित यन है? क्या है? अगुणित है। तो जड़, पत्ती, नर युग्मत, युग्मनज, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा, इसमें सी आपका आंसर होगा। तो पुष्पी पादपों में ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादपों में यहाँ पर आप सी कर लीजिएगा। पुष्पी पादपों में जनन में नर एवं मादा, यहाँ पर जर नहीं, नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण स्त्री केसर एवं पुंकेसर से होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी या अगुणित होती है। क्या होती है? आधी या अगुणित होती है। और क्या कह रहा है? निषेचन, निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज में
गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, दोगुनी या द्विगुणित होती है। ठीक, तो ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा। आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर है, पुंकेसर क्या है आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है कि ध्यान दीजिएगा कि आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, पुंकेसर क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, मादा जननांग, नर जननांग, ये या भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका हो जाएगा नर जननांग होता है। 2019 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की विधि में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण क्रमशः पुंकेसर जो कि नर जननांग है एवं स्त्री केसर जो कि मादा जननांग है, क्या है, मादा जननांग में होता है। पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है, लंबा पतला या हंठल, ठीक है ना, एवं द्विपालित संरचना वाला भाग परागकोश होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों यानी कि वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वयुग्मन, पर निषेचन, सजात पुष्पी परागण या अनुन्मील्य परागण। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सजात पुष्पी परागण जब एक ही पादप के परागण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। स्वपरागण का एक ही प्रकार है, क्या है, एक ही प्रकार है, ठीक है ना। चलिए, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, प्लेसेंटा पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। प्लेसेंटा क्या होता है, तो अपरा एक संयुक्त संरचना है, अपरा क्या है, एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण को गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होती है, क्या होती है, सहायक होती है। भ्रूण के रोपण के समय कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण, ठीक है ना, हार्मोन के कारण गर्भाशय भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके भ्रूण की विशिष्ट तथा गर्भाशय की भित्ति से अपरा का निर्माण होता है, एक अपरा का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, गर्भाधान कहलाती, क्या कहलाती है, गर्भाधान कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, अपरा बढ़ने पर भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जो अपरा होता है ना, अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा क्या करता है। अपरा जिसे आप नाभि कहते हैं ना, नाभि से जुड़ा रहता है जो व्हाइट कलर का, वो जो एक डोरे नुमा होता है व्हाइट कलर का ना, गोला गोला, वो होता है अपरा आपका, ठीक है ना। उसी से आपके सारे भोजन की पूर्ति होती है जब आप भ्रूण में रहते हैं तब, ठीक है ना। तो भ्रूण अपरा क्या होता है, भ्रूण अपवाद्वारा विशेष नलिकाओं में माता के गर्भ से जुड़ा होता है। इन्हीं नलिकाओं से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण माता के गर्भ की रुधिर वाहिकाओं से जुड़ा होता है तथा पचे हुए भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो अपरा के द्वारा ही जो बच्चे होता है ना, बच्चा, वो नाभि से ही क्या करता है, भोजन का अपने निर्माण करता है। क्योंकि आप भोजन खाते हैं तो डायरेक्ट पेट में ही जाता है, तो वो पेट से ही जुड़ा रहता है डायरेक्ट अपने पाचन तंत्र से, उसी से वो पूरा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, पचे हुए भोजन का निर्माण करता है, मतलब उसको खाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। अपरा की सहायता से माता की रुधिर श्वसन क्या होता है, अब श्वसन देखिए कैसे करता है, श्वसन भी उसी से करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप गले से सांस लेते हैं, गले में जाता है, उसी तरीके से वहां से पूरी क्रियाएं आपकी होती हैं। तो अपरा की सहायता से माता की रुधिर वाहिनियों में गैस तथा CO गैस का आदान प्रदान भ्रूण की रुधिर वाहिनियों तक होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उत्सर्जन की बात करेंगे, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ अपरा की सहायता से भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में स्थानांतरित होते हैं तथा माता के रुधिर वाहिनियों में उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक। तो इससे आदान प्रदान भी आपका होता है ब्लड का। हार्मोनल का स्रावण क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अपरा विभिन्न प्रकार के प्रजनन हेतु उपयुक्त हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, जरायु, ठीक है ना, गोर्नडोट्रापिन एवं प्रसव के लिए रिलैक्सिन एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करता है, जिससे गर्भावस्था सुचारू रूप से बनी रहती है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसकी सहायता से इसका क्या करना है, आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है, ठीक है ना। और मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है, उसका फिगर आपको देख लेना है, ठीक है ना। और देखिए क्या करा है इसमें, क्या क्या चीज होती है, ध्यान दीजिएगा।
पुरुष के नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, शुक्रवाहिका आदि अन्य सहायक अंग होते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन निम्नलिखित है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक वृषण हो जाएगा। वृषण एक जोड़ी अंडाकार लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। वृषण जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृषण के उदर गुहा से बाहर होने का कारण है कि शुक्राणु उदर गुहा के अधिक ताप से समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे अधिक ताप हो गया तो जो हमारे शुक्राणु होते हैं उसमें क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक पिंडक से ढीले संयोजी ऊतक से बने शुक्र जनन नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिडिथिलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। वृषण के कार्य की बात करेंगे तो वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से मतलब 2 से 3 डिग्री कम होता है। मतलब जैसे आपका तापमान क्या है, अगर 37 डिग्री है नॉर्मल, तो उसका क्या हो जाएगा 34 या 32 डिग्री रहता है। ठीक है ना। इससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है ना। एपिडिडाइमिस का अधिवृषण यानी प्रत्येक वृषण में एक लंबी संकरी चपटी संरचना होती है। यह अत्यधिक कुंडलित तथा लंबित 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह चूषण की अपवाहक नलिकाओं से बनती हुई यह वृषण के अग्रपश्च एवं भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है। और एपिडिडाइमिस में शुक्राणु का संग्रहण एवं परिपक्वन होता है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसे शीर्ष एपिडिडाइमिस, मध्य एपिडिडाइमिस और पश्च एपिडिडाइमिस। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। शुक्रवाहिनी क्या होती है, तो एपिडिडाइमिस एपिडिडाइसिस के पश्च भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है। यह उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्रवाहिनी पर एक लूप बनाती है तथा शुक्राशय की नलिका से जुड़ी जाती है, जिसमें जुड़ जाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। शिश्न या पेनिस जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। वृषण कोशों के मध्य स्थित मैथुनांग, ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते होता है। यह एक त्वचा की आवरण द्वारा ढकी संवेदी अंग होता है। इसी के मध्य भाग में मूत्र मार्ग गुजरता है, इसे अग्र छोर पर खुलता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। सहायक जनन ग्रंथियां की बात करेंगे, ये ग्रंथियां यहाँ पर होना चाहिए। ये ग्रंथियां ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती है जो जनन प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है ना। और प्रोटेस्ट ग्रंथि की बात करेंगे, यह मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होता है। इससे स्रावित होने वाले तरल पदार्थ दुर्लभ क्षारीय होता है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहें। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, कीट परागण किसमें होता है, कीटों के द्वारा परागण, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा अंजीर। किसमें, अंजीर में होता है। तो कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, तितली, भाव, शलभ, मवग्री, बर्रे जो होती है ना, बर्रें, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ये सारी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, आदि के पुष्प परागण चिपक जाते हैं जब वो उस पर बैठती है। तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो क्या होती हैं, उसके पैरों में जो परागण आप देखते हो किसी के फूल में ना, बहुत ही बारीक बारीक आपको उसमें दाने की तरह कुछ ना कुछ आपको निकलता हुआ दिखाएगा, वही क्या होता है, परागण होता है। ठीक है ना। तो जाते हैं जब एक पुष्प दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर परागण झड़कर गिर जाते हैं। इसी प्रकार इन जीनों में कीट परागण होता है, जैसे गुड़हल, अंजीर, बेला, रेफ्लेसिया आदि। ठीक है ना। अंतः प्रजनन पर संक्षिप्त टिप्पणी की बात करेंगे तो एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है। अर्थात एक ही नस्ल के अधिकतम निकट जंतुओं में 5 से 6 पीढ़ी तक प्रजनन होता है। इसी प्रकार के प्रजनन क्रिया में श्रेष्ठ मादा दुग्ध उत्पादन एवं अन्य गुण तथा श्रेष्ठ नर के मध्य संकरण या निषेचन कराया जाता है। इनसे प्राप्ति संतति से वांछित गुणों का चयन करके उनके मध्य प्रजनन के लिए चयनित कर लिया जाता है। यह समयुग्मता को बढ़ावा देता है। इससे शुद्ध वंशक्रम का विकास संभव है। ठीक है ना। चलिए, अंतः प्रजनन द्वारा श्रेष्ठ जीनों तथा अप्रभावी जीनों को पहचानने में मदद मिलती है, परंतु इससे कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे प्रजनन क्षमता का घट जाना, उत्पादकता का बढ़ जाना, ठीक है ना, बढ़ जाना, ये आपका हो जाएगा। ठीक। शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन आपको करना है। शुक्र जनन नलिका क्या होती है, वृषण पिंडक के संयोजी ऊतक में 2 या 3 स्तरीय पतली एवं अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं नलिकाओं में नर जनन कोशिकाएं अपना शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण शुक्र जनन द्वारा
होता है। संयोजी ऊतक में शुक्रजनन नलिकाओं की अतिरिक्त रुधिर कोशिकाएं, तारिका तंतु तथा अंतःस्रावी कोशिकाओं के अनेक छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं या लिंडिक कोशिकाएं कहते हैं। ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ करती हैं। नर हार्मोन पर नर की सहायक जनन ग्रंथियों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आप चैनल क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चैनल को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।